अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आ सकता है कि वो क्वेश्चन आपको कर सकता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रोप ब्रेक डायनेमोमीटर and find the power of rope brake डायनेमोमीटर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इसको आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए फिर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा वो भी हम देखते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखें ज़रा, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले रोप ब्रेक डायनेमोमीटर की डेफिनेशन लिख लेंगे। रोप ब्रेक डायनेमोमीटर इज एन एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ डायनेमोमीटर। ये भी क्या काम करता है, ये पावर को अब्जॉर्ब करता है, इंजन की या किसी भी चीज़ की पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है और उससे फिर हम निकालते हैं उस इंजन की या उस मशीन की ब्रेक हार्स पावर को। ठीक है, इट मेजर द टार्क एक्टिंग ऑन ब्रेक ड्रम। ये ब्रेक ड्रम के ऊपर टार्क फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो पहले डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन जरा देखें पहले। ये देखें, ये जो दरमियान में आपको इस तरह से घूमती हुई चीज नजर आ रही है ना, ये वाला हिस्सा, ये फ्लाई व्हील कहलाता है या पुल्ली कहलाता है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये फ्लाई व्हील या पुल्ली कहलाता है। जो डायरेक्ट, और इसके पीछे शाफ्ट लगी होती है, ये शाफ्ट डायरेक्ट इंजन के साथ कनेक्टेड होती है। अच्छा, अब ये घूम रहा होता है, लेट्स सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और इसके ऊपर ना हमने ये रस्सी बांधी होती है। ये आप देख रहे हैं जो ये वाली रस्सी है, और इस रस्सी के साथ साथ हमने चार वुडन ब्लॉक्स जो है वो अटैच किए होते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ये रोटेट करेगा पुल्ली या फ्लाई व्हील, जब रोटेट करेगा अंदर, तो उसकी रोटेशन की वजह से ये जो रोप है ये इसके ऊपर लपेटना शुरू हो जाएगी। इस रोप के एक सिरे पर हमने स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है, जिसके अंदर ये स्केल आपको नजर आ रहा है। इस स्केल में हमें वो रीडिंग देगा, जबकि रोप के दूसरी एंड पे जो है वो हमने एक डेड वेट लटकाया हुआ है। इस डेड वेट की वजह से क्या होगा कि ये रस्सी जो है ये इस फ्लाई व्हील के ऊपर लिपटना शुरू हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लिपटते लिपटते इस फ्लाई व्हील के गिर्द इतनी टाइट हो जाएगी कि ये इस फ्लाई व्हील को ब्रेक लगा देगी, यानी इस फ्लाई व्हील को रोक देगी। इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी पावर को अपने अंदर, इंजन की पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले इस रस्सी की वजह से। तो जब ये जिस पॉइंट पे आकर ये फ्लाई व्हील रुक जाएगा तो वो पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस से भी वैल्यू ले लेंगे और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिससे हम कैलकुलेट करके इससे ब्रेक हार्स पावर इस इंजन की निकाल लेंगे। ये आपको एक कूलिंग वाटर सिस्टम नजर आ रहा है। ये कूलिंग वाटर सिस्टम फ्लाई व्हील के बिल्कुल नीचे की सिमत में बह रहा होता है। इसकी वजह से ये होता है कि जब फ्रिक्शन का प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट ठीक नहीं है हमारे सिस्टम के लिए, तो उस हीट को खत्म करने के लिए वहां से हम इस्तेमाल करते हैं जी कूलिंग वाटर को, और ये पूरी फ्लाई व्हील के गिर्द जो इस तरीके से घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन है, तो अभी हम पढ़ते भी हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन जरा ज़हन में रखनी है। अ रोप ब्रेक डायनेमोमीटर इट कंसिस्ट ऑफ वन और टू और मोर रोप्स वाउंड अराउंड द रिम ऑफ द पुल्ली। ठीक है, रोप्स होती हैं, दो तीन रोप्स होती हैं, दो तीन दफा उसको हमने लिपटा होता है उस फ्लाई व्हील के गिर्द। फिक्स रिजिडिटली द शाफ्ट ऑफ द इंजन हुज पावर इज रिक्वायर्ड। उस शाफ्ट के साथ वो पुली या फ्लाई व्हील लगा होता है जिसकी हमने पावर फाइंड करनी होती है। द अपर एंड ऑफ द अटैच विद स्प्रिंग बैलेंस, ऊपर वाला हिस्सा स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच है, और द लोअर एंड इज डेड वेट, निचला हिस्सा जो है वो डेड वेट के साथ अटैच है।
The rope are spaced evenly across the width of the rim by means of 3 or 4 wooden blocks. हमने इस ये अब लकड़ी के ब्लॉक क्यों लगाते हैं? ये लकड़ी के ब्लॉक इसलिए लगाते हैं ताकि ये सही तौर पर ये रस्सी फ्रिक्शन की फोर्स लगा सके इस ब्लॉक के ऊपर, सॉरी इस शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, इस वजह से हमने 3 या 4 ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लाई। ठीक है, अब करेंगे क्या? अब पावर मेजर करने के लिए इंजन की हम क्या काम करेंगे कि इंजन इज मेड टू रन, इंजन को चलाएंगे कांस्टेंट स्पीड के ऊपर। ठीक है, उसकी स्पीड को चेंज नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट स्पीड पे उसको चला देंगे, एक स्पीड उसकी रख के उसको रन कर देंगे। फिर क्या होगा? अंडर दिस कंडीशन द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द इंजन मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन। अब जो टार्क ट्रांसमिटेड हो रहा है इंजन के जरिए से, जो उस पुल्ली को घुमा रहा है या इस फ्लाई व्हील को घुमा रहा है, वो बराबर जब हो जाएगा इस रस्सी की जो फोर्स ऊपर की तरफ से लगेगी इस फ्लाई व्हील को रोकने के लिए, तो फिर क्या होगा? ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो उस सूरत में ये फ्लाई व्हील की रोटेशन रुक जाएगी। हमने यही काम करना होता है। टार्क इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल टार्क ड्यू टू रॉक। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एन क्या है? कांस्टेंट स्पीड ऑफ इंजन शाफ्ट है। ठीक है, ये एन स्पीड है इंजन शाफ्ट की। डब्ल्यू जो है वो डेड वेट है जो हमने यहाँ पे लटकाया हुआ है। एस स्प्रिंग रीडिंग है, ये एस जो है वो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। डी डायमीटर ऑफ फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील जो दरमियान में घूम रहा है उसका डायमीटर डी है। जबकि जो रस्सी है उस रस्सी की जो मोटाई है या उस रस्सी का जो डायमीटर है वो हमारे पास छोटा डी है। अच्छा, अब जो नेट लोड अगर हम बात करते हैं ना, जो इसको ब्रेक लगाएगा वो कौन कौन सा? एक जो स्प्रिंग का फोर्स है ऊपर की तरफ अमल करेगी, जबकि डेड वेट की फोर्स नीचे की तरफ अमल करेगी। तो डेड वेट में से यानी कि इस डब्ल्यू में से अगर देखें, दोनों को हमने प्लस क्यों नहीं लिखा? ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इसको रोक रही है ना, ये दोनों फोर्सेस ही लग रही हैं, ऊपर से स्प्रिंग बैलेंस की फोर्स और नीचे से डेड वेट की फोर्स। इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये रस्सी जो है वो फ्लाई व्हील के इर्द गिर्द लिपटना शुरू होती है और फिर आखिरकार इस फ्लाई व्हील को रोकती है। तो हमने प्लस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों की सिम्त ऑपोजिट है। जो स्प्रिंग बैलेंस की फोर्स है वो ऊपर की तरफ अमल कर रही है, जबकि वेट की फोर्स नीचे की तरफ अमल कर रही है। तो एक्चुअली तो इसी तरह है, लेकिन क्योंकि फोर्स डिफरेंट होने की वजह से हम एस के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। एस के साथ माइनस का साइन जब लगाते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ये टोटल लोड है जो कि उस जो रोप है उसके ऊपर अमल कर रहा है। तो हमने शुरू में एक चीज पढ़ी है और वो ये पढ़ी है कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इंजन बाय द इंजन मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल टॉर्क ड्यू टू रोप। ठीक है, इस चीज को हमने इक्वल लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले हम फ्रिक्शनल टॉर्क ड्यू टू रोप फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड होगा? वो बराबर टार्क का फार्मूला क्या है? टार्क बराबर होता है जी एफ इंटू आर या आर इंटू एफ, एक ही बात है। ठीक है, एफ इंटू आर होता है। तो अगर हमारे पास एफ की जो वैल्यू है, जो फोर्स लग रही है इस रोप के ऊपर, वो कौन सी है? डब्ल्यू माइनस एस है। अभी हमने फाइंड की है कि जो फोर्स नेट फोर्स लग रही है इसके ऊपर फ्लाई व्हील के ऊपर, वो कौन सी है? डब्ल्यू माइनस एस है। तो इस एफ की जगह पे हमने डब्ल्यू माइनस एस लिख दिया ये। और आर जो है वो रेडियस है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अब यहाँ पे 2 डायमीटर है, एक डायमीटर इस रस्सी का है, रस्सी की मोटाई है, और एक डायमीटर इस फ्लाई व्हील का है। तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे, यानी कि डी प्लस डी डायमीटर का हाफ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये असल में ये जो चीज अब उसने लिखी है ना, ये रेडियस है। ठीक है, ये क्या है? ये रेडियस है। और ये जो चीज जो उसने लिखी हुई ये एफ है, फोर्स लग रही है उस फ्लाई व्हील के ऊपर। ठीक है, अब एक फार्मूला तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इंजन एट कांस्टेंट स्पीड। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ये हमने फाइंड किया फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू रॉप, ये हमने फाइंड किया। ठीक है, और दूसरी चीज हमने क्या फाइंड? टार्क ट्रांसमिटेड बाय इंजन। तो टार्क ट्रांसमिटेड बाय इंजन अगर आपने फाइंड करना है तो वो ये अभी हम फाइंड कर रहे हैं। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इंजन एट कांस्टेंट स्पीड बराबर होगा जो फोर्स लग रही है इनटू जो रेडियस है। टार्क का तो फार्मूला वही है ना, वो तो चेंज नहीं होगा।
फार्मूला वही है, उसके लिए ये दोनों बराबर हो, यानी जो वैल्यू इसकी बन रही है, हमने शुरू में ये चीज कही है कि जो रोप की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी वो बराबर होना चाहिए टार्क ट्रांसमिटेड बाय इंजन के। तो दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा, ये हमने लिख दिया। अब हमने तो ब्रेक पावर फाइंड करनी है ना, ब्रेक आर्स पावर फाइंड करनी है। तो ब्रेक आर्स पावर अगर हमने फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला बेटा याद रखना है आपने कि ब्रेक आर्स पावर बराबर होगी टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इंजन इनटू एंगुलर स्पीड ऑफ इंजन। ठीक है, ये फार्मूला आप ज़हन में रखो, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इंजन इनटू एंगुलर स्पीड ऑफ इंजन। ये फार्मूला है फॉर ब्रेक हार्स पावर ऑफ इंजन। हमारा मकसद तो यहाँ पे BHP यानी ब्रेक हार्स पावर फाइंड करना होता है ना इंजन की। उसके लिए हम जो हमारे पास टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इंजन है उसका फार्मूला क्या आया हुआ है, W माइनस एस इंटू डी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, वो लिखा। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर निकाला है। और एंगुलर स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ओमेगा से। अब ओमेगा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जब एक रोटेशन पूरी होगी, यानी थीटा व टी होता है ना, थीटा व टी होता है एंगुलर जो स्पीड होती है आपके पास, उसका फार्मूला ये होता है। तो थीटा जो कवर हो रहा है पूरे दायरे में, जब वो एक रोटेशन पूरे करेगा फ्लाई व्हील, तो वो जो एंगल कवर होगा वो 2 पाई होगा, और जो उसकी स्पीड होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास कितना है 60, यानी 1 मिनट है तो उसमें 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, ये जो ओमेगा की वैल्यू है ना, ये जो यहाँ पे मैंने लिखी है, ये यहाँ पे पुट कर दी इसकी वैल्यू। ठीक है, बाकी इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर डायमीटर हमारे पास रस्सी की जो मोटाई है वो बहुत ही कम हो तो उस सूरत में क्या होता है कि हम सिर्फ D/2 लिख सकते हैं, बाकी इक्वेशन इसी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस D/2 को हमने बड़ा आर कह दिया। ये बड़ा आर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये असल में हमारे पास इक्वेशन है ब्रेक हार्स पावर के लिए। ये असल में ब्रेक पावर है, अभी ब्रेक हार्स पावर नहीं है। हार्स पावर अगर करेंगे तो इसको 746 से पूरी वैल्यू को डिवाइड भी करेंगे। ये वाट में हमारे पास अभी दी हुई है पावर। जब हम ब्रेक हार्स पावर की बात करेंगे तो इस सारी वैल्यू को 746 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ब्रेक हार्स पावर आ जाएगी। तो इसका असल मकसद क्या है, इसका असल मकसद है किसी भी इंजन की ब्रेक पावर को फाइंड करने की। अब ब्रेक पावर से हरगिज ये मत समझें कि उसको ब्रेक जो है वो लगने के लिए कितनी पावर चाहिए। ब्रेक हार्स पावर इतनी बताती है कि उस इंजन की मुफीद पावर कितनी निकल जाए, ठीक है, जो हम अपने काम में लेके आए। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।